हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी प्रोग्रामिंग हाउस। मेरा नाम शहजाद है और आज हम इस न्यू वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं ASP.NET कोर CRUD ऑपरेशंस। इस वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है क्योंकि इस CRUD ऑपरेशंस में हम बेसिक से एडवांस तक के तमाम कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। और इस CRUD ऑपरेशन में जो हम टूल्स यूज करेंगे वो हैं विजुअल स्टूडियो 2022 और MS SQL 2019। दोनों ही लेटेस्ट टूल्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन कर लिया है। विजुअल स्टूडियो डाउनलोड और इंस्टॉल करने की वीडियो आपको इसी चैनल से मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपने क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे और टेम्पलेट सेलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पे लिखना है ASP.NET कोर MVC और यहाँ पर आप टाइप करेंगे ASP.NET कोर MVC और इसके बाद आपने यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट करना है ASP.NET कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पर C# होना चाहिए। इसको सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो प्रोजेक्ट का नाम हम रखेंगे HR मैनेजमेंट। यहाँ पर आपसे लोकेशन पूछ रहा है कि आपने किस लोकेशन पे इस प्रोजेक्ट को सेव करवाना है। मैंने बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन है इसी को रहने दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे फ्रेमवर्क का पूछ रहा है। मेरे पास यहाँ पर .NET 6 भी है और .NET 7 भी है। तो हम यहाँ पर .NET 7 को यूज़ करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्रिएट पे क्लिक किया तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसको यहाँ से बंद कर देंगे और यहाँ पर देखें ये हमारा सोल्यूशन एक्सप्लोरर है। यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट क्रिएट हो चुका है। इसको एक दफ़ा हम बिल्ड कर लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे HR मैनेजमेंट पे और यहाँ पर हम रीबिल्ड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो रीबिल्ड है वो स्टार्ट हो गया। जैसे ये बिल्ड कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम सेकंड स्टेप की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली रीबिल्ड हो चुका है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है डिपेंडेंसीज। इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास है मैनेज न्यूकट पैकेज। इस पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर मेरे पास पहले भी आ रहा है Microsoft.Entity Framework Core.SQL सर्वर। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखें हमारे पास आ रहा है Microsoft.Entity Framework Core.SQL सर्वर। इस पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये डिफरेंट वर्जन आ रही हैं। यहाँ पर जो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है वो है 7.0.12। आपने इसी को ही रहने देना और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट। जैसे यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा सक्सेसफुली तो यहाँ पर हमारे पास इंस्टॉल की जगह पे अनइंस्टॉल लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें हमारे पास अनइंस्टॉल लिखा आ गया और यहाँ पर अगर आउटपुट पे क्लिक करें तो यहाँ पर फिनिश का मैसेज आ गया और यहाँ पर देखें यहाँ पर इसके ऊपर ग्रीन टिक लग गया। तो इसका मतलब है कि इंस्टॉल हो गया। ये हमारा फर्स्ट पैकेज था और सेकंड पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे टूल्स। माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स। आपने इस पे क्लिक करना है और जो वर्जन हमने एसक्यूएल सर्वर में सिलेक्ट किया था वही वर्जन यहाँ पे रहने देंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट। ये हमारा सेकंड पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम थर्ड पैकेज इंस्टॉल करेंगे Microsoft.Entity Framework Core.Design। ये 3 पैकेज आपने इंस्टॉल करने हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास अनइंस्टॉल लिखा आ गया और इसके साथ देखें यहाँ पर ग्रीन टिक लग गया और अगर हम आउटपुट पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास फिनिश्ड का मैसेज भी आ गया। तो थर्ड पैकेज जो हमने इंस्टॉल करना है वो है डिज़ाइन। डिज़ाइन लिख के आपने एंटर करना है। यहाँ पर देखें Microsoft.Entity Framework Core.Design। आपने इस पर क्लिक करना है। इसी में भी हम सेम वर्जन रहने देंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अनइंस्टॉल लिखा आ गया, और अगर आउटपुट पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास फिनिश्ड का मैसेज भी आ गया, और यहाँ पर देखिए microsoft.entity-framework-core.design, इस पे यहाँ पर ग्रीन टिक भी लग गया। तो इसका मतलब है कि ये भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अगर हम यहाँ पर इंस्टॉल्ड पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 पैकेज आने चाहिए। तो यहाँ पर देखें हमारे पास, इसको अगर मैं थोड़ा सा नीचे करूँ तो यहाँ पर देखें microsoft.entity-framework-core.design, microsoft.entity-framework.sql सर्वर, और यहाँ पर हमारे पास टूल्स। ये 3 पैकेजेस हमने इंस्टॉल कर लिए। ये हमारा सेकंड स्टेप था। तो अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हम इस स्क्रीन को बंद करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को एक दफ़ा हम बिल्ड करेंगे। तो प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए यहाँ पर आपने HR मैनेजमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पर रीबिल्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो जाएगा तो इसके बाद हम थर्ड स्टेप की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली रीबिल्ड हो चुका है। तो थर्ड स्टेप में हम अपनी डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवाने के लिए scaffold db context की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हम डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का यूज करते हैं, और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में हम 2 अप्रोचेस यूज करते हैं। नंबर 1 कोड फर्स्ट अप्रोच, नंबर 2 डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। तो आज हम यूज करेंगे डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। तो जैसा कि आपको पता है कि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में डेटाबेस हमारे पास पहले से अवेलेबल होती है, और हम अपनी एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अकॉर्डिंग मॉडल क्लासेस जनरेट करवाते हैं, और इसके साथ साथ डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास भी जनरेट करवाते हैं। तो पहले हम डेटाबेस बना लेते हैं, उसके बाद हम अपनी डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एसक्यूएल सर्वर 2019 ओपन कर लिया है। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर न्यू क्यूरी पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद फिर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। आप कोई भी एसक्यूएल यूज कर सकते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, और इसके बाद डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का जो नाम है वो हम रखेंगे एम्प्लॉय डीबी। इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। आप सिलेक्ट करें, एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दें, अदरवाइज आप F5 का बटन प्रेस करेंगे तो ये कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। तो यहाँ पर हमारी डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। इसके बाद अभी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मास्टर डेटाबेस जो है वो सिलेक्टेड है। तो आपने एम्प्लॉय डीबी को यूज करना है, तो आप यहाँ पर क्यूरी टाइप करेंगे यूज एम्प्लॉय डीबी। आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय डीबी लिखा आ रहा है। तो अब हम यूज कर सकते हैं एम्प्लॉय डीबी। तो अब हमने एक टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल। टेबल का नाम देंगे, तो टेबल का नाम हम रखेंगे एम्प्लॉइज, और इसमें हम फील्ड्स देंगे, और फील्ड हम रखेंगे एम्प्लॉय आईडी। ये इंटीजर होगी और इसको हम प्राइमरी की करेंगे, और आइडेंटिटी 101। इसके बाद सेकंड फील्ड जो होगी वो एम्प्लॉय नेम होगा, और ये होगा वारचार। इसकी लेंथ देंगे हम 200। इसके बाद हम ले लेंगे एज, और इसकी जो डाटा टाइप होगी वो होगी इंटीजर। एम्प्लॉय नेम को जो हम कर देते हैं नॉट नल, कि ये एम्प्टी नहीं हो सकता। एज के बाद यहाँ पर हम दे देंगे जेंडर, और इसकी डाटा टाइप जो होगी वो होगी वारचार। जेंडर के बाद हम लेंगे डेजिग्नेशन, और ये भी वारचार रखेंगे, और इसकी लेंथ दे देंगे हम 100। इसके बाद लास्ट जो ले लेंगे वो ले लेते हैं सैलरी, और ये होगी इंटीजर। इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, इसको सिलेक्ट करें, एग्जीक्यूट पे क्लिक करें, तो यहाँ पर हमारा जो टेबल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है वो खुद से ऐड कर देते हैं। तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम देंगे एम्प्लॉइज,
वैल्यूज एम्प्लॉय आईडी जो है वो हमारे पास प्राइमरी की है तो उसकी वैल्यू हमें देने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद जो है हमारे पास एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नेम हमारे पास वार्चर है तो इसमें हम दे देंगे एम्प्लॉय नेम के बाद हमारे पास है एज, तो एज हम यहाँ पे दे देंगे 30। एज के बाद हमारे पास है जेंडर, जेंडर हमारे पास वार्चर है तो उसके लिए हम यहाँ पे दे देंगे मेल। जेंडर के बाद हमारे पास जो फील्ड है वो यहाँ से देख लेते हैं, डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन में हमारे पास वार्चर है तो यहाँ पर हम दे देंगे एडमिन। और इसके बाद जो सैलरी है वो हमारे पास इंटीजर है तो इंटीजर जो है हम सैलरी यहाँ पे देते हैं 55,000। तो इस क्यूरी को भी हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो चुका है। तो एक दफ़ा हम टेबल चेक कर लेते हैं। टेबल चेक करने के लिए आपने सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉइज, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है हमारा टेबल सक्सेसफुली शो हो रहा है, क्रिएट भी हो गया और इसमें हमने फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट किया था वो भी हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर हमने किया क्या है, सबसे पहले हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया है। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का कीवर्ड लिखना है आपने। अच्छा, एसक्यूएल किस तरह से यूज़ किया जाता है इसकी प्लेलिस्ट जो है आपको इसी चैनल से मिल जाएगी। मैं डिज़ाइन मोड को यूज़ नहीं करता, मैं क्यूरी को प्रेफर करता हूँ तो इसीलिए मैंने क्यूरी से ही ये सारा काम किया है। तो सबसे पहले हमने एक डेटाबेस क्रिएट की है, इसमें क्रिएट डेटाबेस और आगे डेटाबेस का नाम रखा है और इसके बाद हमने इसी डेटाबेस को यूज़ किया है। उसके बाद हमने एक टेबल क्रिएट किया है, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम हमने एम्प्लॉयज रखा है। उसमें हमने ये 6 फील्ड्स ली हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, जेंडर, डेजिग्नेशन और सैलरी। इनकी डेटा टाइप्स हमने रख दी हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी रखा है ताकि ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये ऑटो इंक्रीमेंट होती रहे। तो उसके बाद हमने इसी टेबल में हमने एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट कर दिया। तो उसके बाद हमने यहाँ पर अपना एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है वो चेक भी कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। डेटाबेस हमने क्रिएट कर ली, टेबल भी हमने क्रिएट कर लिया और उसमें एक रिकॉर्ड भी हमने इंसर्ट करके देख लिया। यहाँ पर इसको बंद करेंगे और वापस आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में और अपने इस डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवाएंगे। डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवाने के लिए हम स्कैफोल्ड db कॉन्टेक्ट्स की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसके लिए आप आ जाएं टूल्स में, यहाँ पर न्यूगेट पैकेज मैनेजर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें हमारे पास है पैकेज मैनेजर कंसोल, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्कैफोल्ड db कॉन्टेक्ट्स की कमांड जो है वो हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो टाइम सेव करने के लिए स्कैफोल्ड db कॉन्टेक्ट्स की कमांड है, यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने टाइप करना है scaffold -db कॉन्टेक्ट्स। इसके बाद आपने अपने एसक्यूएल सर्वर की इंफॉर्मेशन देनी है। एसक्यूएल सर्वर की इंफॉर्मेशन क्या है, यहाँ पर देखें, आपने सर्वर लिखना है, उसके बाद आपने एसक्यूएल सर्वर का नाम देना है। ये कौन सा नाम है, आप यहाँ पर आए एसक्यूएल सर्वर में, यहाँ पर आप कनेक्ट पे क्लिक करें। तो ये मेरा एसक्यूएल सर्वर है और यहाँ पता है कि यहाँ पर सर्वर लिखा आ रहा है। ये सर्वर कौन सा है, ये जो मेरा लैपटॉप है, मेरे इस लैपटॉप का नाम भी सर्वर है, ठीक है। इसके बाद वापिस आए, यहाँ पर नेम दे दिया सर्वर, उसके बाद डेटाबेस, डेटाबेस यहाँ पे है स्कूल डीबी, लेकिन हमारे केस में यहाँ पर स्कूल डीबी नहीं आएगा। यहाँ पर हमने जो डेटाबेस क्रिएट की थी, हमने जो डेटाबेस क्रिएट की थी वो थी एम्प्लॉय डीबी। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास डेटाबेस भी आ गई, यूजर, एसए और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप यहाँ पर विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे तो फिर आपको यूजर नेम और पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। मेरे केस में मैंने एसए का पासवर्ड डिफाइन किया हुआ है तो इसलिए मुझे यहाँ पर पासवर्ड की जरूरत है। और यहाँ पर ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन इक्वल्स टू फॉल्स, मैंने यहाँ पर एसए का पासवर्ड डिफाइन किया तो इसलिए मैंने इसको फॉल्स किया है। अगर आप विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे तो यहाँ पर आपने इसको ट्रू करना है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल्स टू ट्रू, ये ट्रू रखा है। उसके बाद आपने एसक्यूएल प्रोवाइडर देना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, microsoft.entityframework.code.sql सर्वर, ठीक है। और इसके बाद आपकी जो मॉडल क्लासेस जो जनरेट होनी है और डीबी कॉन्टेक्ट की क्लास जो जनरेट होनी है वो किस डायरेक्टरी में सेव हो, तो उसके लिए यहाँ पर आपने लिखना है -output_dir और यहाँ पर फोल्डर का नेम। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर scaffold -db कॉन्टेक्ट्स लिखना है।
स्कैफोल्ड हाइफन डीबी कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद आपने अपने एसक्यूएल सर्वर की इंफॉर्मेशन देनी है। अगर आप विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं तो इसके लिए आपको यूजर एसए और पासवर्ड ये देने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ पर सर्वर नेम देंगे और डेटाबेस का नाम देंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन इक्वल टू फॉल्स। अगर आप विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर ट्रू रखना है। मेरे केस में यहाँ पर मैंने एसए का पासवर्ड डिफाइन किया हुआ था, यहाँ पर मैंने इसको फॉल्स रखा है। और यहाँ पर आपने ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल्स टू ट्रू ये लाजमी रखना है, अदरवाइज आपके पास एरर थ्रो करेगा। ठीक है, उसके बाद आपने एसक्यूएल सर्वर प्रोवाइडर देना है। तो यहाँ पर microsoft.entity-framework.sql सर्वर ये यहाँ पर आपने लाजमी लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो मॉडल क्लासेस जनरेट होनी है और डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास जो जनरेट होनी है वो कौन सी डायरेक्टरी में आए, इसके लिए आपने लिखना है यहाँ पर हाइफन आउटपुट dir, यहाँ पर फोल्डर का नेम। तो अब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर का बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे ही मैंने एंटर का बटन प्रेस किया तो यहाँ पर देखें बिल्ड स्टार्टेड आ गया और इसके बाद बिल्ड सक्सीडेड भी आ गया और यहाँ पर हमारी जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो गई है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर एक वार्निंग भी आ गई है। वार्निंग क्या है कि आप अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से मूव करें। और लेकिन हमने हमारी जो मॉडल क्लासेस हैं वो भी जनरेट हो गई हैं और मॉडल क्लासेस जो जनरेट होने के लिए हमने ये जो फोल्डर नेम दिया था वो था मॉडल्स का। तो यहाँ पर मॉडल्स में देखते हैं हम, तो यहाँ पर आज यहाँ पर देखें हमारे पास एम्प्लॉय की मॉडल क्लास जो है वो भी जनरेट हो चुकी है और इसके साथ से एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास ये भी हमारे पास सक्सेसफुली जो है जनरेट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी स्कैफोल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट की कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है और उसके साथ साथ यहाँ पर हमारी मॉडल क्लासेस भी जनरेट हो चुकी हैं। इसको यहाँ से बंद करेंगे और एक दफा प्रोजेक्ट को है दोबारा से बिल्ड करेंगे। तो प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए आपने दोबारा इस पे राइट क्लिक करना है और रीबिल्ड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रीबिल्ड हो चुका है। 1 सक्सीडेड आ गया तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये रीबिल्ड हो गया। अब हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को मूव करेंगे क्योंकि जब हमने स्कैफोल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट की कमांड एग्जीक्यूट की थी तो हमारे पास एक वार्निंग आ रही थी। वो वार्निंग में ये बता रहा था कि आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग को डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। इसमें हमारे सर्वर के क्रेडेंशियल्स होते हैं तो इसलिए इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास से ऐप settings.json की फाइल में मूव करेंगे। तो उसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ये देखें यहाँ पर हमारे पास है ऐप settings.json, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन का ब्लॉक नजर आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का ब्लॉक ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्लॉक ओपन कर लिया। यहाँ पर हम अपने कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम रखेंगे डीबी कनेक्शन और इसकी वैल्यू पास करेंगे। ये हमारे पास की है और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पास करनी है। तो वैल्यू हमने कहाँ से लेनी है, उसके लिए आप आ जाएं एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्स्ट की फाइल में। यहाँ पर इसको डबल क्लिक करें, ओपन करें और यहाँ पर देखें ऑन कॉन्फ़िगरिंग का मेथड है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर है कनेक्शन स्ट्रिंग। इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और वापिस आएंगे ऐप settings.json की फाइल में और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। आपने चेक कर लेना अच्छे तरीके से कि ये ठीक से कॉपी पेस्ट हो गई है कि नहीं। यहाँ पर मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया और इसके बाद आपने क्या करना है, एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्स्ट की फाइल में यहाँ पर ये जो वार्निंग है आपने इसको यहाँ से रिमूव कर देना है और यहाँ पर आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगा देनी है। फाइल को सेव करेंगे और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे और ऐप सेटिंग्स की फाइल को इसको भी हम सेव करेंगे। हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास से ऐप settings.json की फाइल में मूव कर दिया। अब नेक्स्ट हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को रजिस्टर करना है। कहाँ रजिस्टर करना है, program.cs फाइल में। तो वो कहाँ पे है, इधर आ जाए। यहाँ पर देखें ये हमारे पास है program.cs फाइल, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर देखें यहाँ पर हमारे पास है builder.services.add controller with views। इसके बाद यहाँ पर हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ हम एक सर्विस बनाएंगे। सर्विस बनाने के लिए आप वेरिएबल लेंगे प्रोवाइडर और यहाँ पर लिखेंगे बिल्डर सर्विसेज डॉट बिल्ड सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पर हमने सर्विस प्रोवाइडर बना लिया। आपने क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है और वेरिएबल में आपने लिखना है builder.services.build service provider।
इसके बाद दोबारा से एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्फिग के नाम से, और यहाँ पर देखिए हमारे पास पहले सजेशन आ रही है, आपने टैब की प्रेस करनी है और यहाँ पर ऑटो ये लिखा जाएगा। यहाँ पर देखें ये जो प्रोवाइडर है, ये जो हमने पहले वेरिएबल बनाया था ये वो आ गया प्रोवाइडर डॉट, इसमें से हमने क्या गेट किया, गेट रिक्वायर्ड सर्विस, और यहाँ पर आई कॉन्फ़िगरेशन ये जेनेरिक इंटरफेस है हमारे पास। इसके बाद आपने ब्रैकेट्स लगानी है, सेमीकोलन लगाना है। तो अब यहाँ पर मैं एक लाइन का कोड कॉपी पेस्ट करूंगा और आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर बिल्डर डॉट सर्विसेज को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट, इसको आपने यूज करना है। यहाँ पर अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट देनी है, हमारे केस में स्टूडेंट कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और वापस आएंगे अपनी एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है, एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करेंगे और आपने आ जाना प्रोग्राम डॉट सी एस में और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद हमने एक पैरामीटर लिया और पैरामीटर में हम एसक्यूएल सर्वर प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, यूज एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। और इसके बाद आप ये कॉन्फिग का जो हमने अभी वेरिएबल बनाया था ये वो है, और इसके बाद आपने गेट कनेक्शन स्ट्रिंग लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग की की पास करनी है। की कौन सी, जो हमने ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में बनाई थी। यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास की है, इसको यहाँ से आपने कॉपी करना है और प्रोग्राम डॉट सी एस में वापस आएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो कंप्लीट यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो अब हम अपने कंट्रोलर और अपने एक्शन मेथड्स की तरफ चलते हैं और तमाम करंट ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। इनको यहाँ से क्लोज कर देंगे और यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरे पास अगर हम कंट्रोलर को ओपन करें तो यहाँ पर मेरे पास पहले से होम कंट्रोलर अवेलेबल है। और अगर यहाँ पर होम के इस डायरेक्टरी को ओपन करें, इस फोल्डर को ओपन करें, तो इसके अंदर इंडेक्स और प्राइवेसी का जो व्यू है ये पहले से अवेलेबल है। इन दोनों को हम यहाँ से डिलीट करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, और यहाँ पर जो मेरे पास होम का कंट्रोलर है इसको भी आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। तो जैसे कि आपको पता है कि करंट एप्लीकेशन के जितने भी व्यूज होते हैं, क्रिएट हो गया, रीड हो गया, अपडेट, डिलीट और डिटेल, ये तमाम व्यूज मैंने इससे पहली वाली वीडियो में 1 बाय 1 क्रिएट किए थे और उसमें हमने जितना भी कोड लिखा था वो मैंने खुद से लिखा था, मैनुअल लिखा था और आपको हर एक लाइन का कोड मैंने बताया था। तो जिससे हमारी वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा हो गई थी। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक शॉर्टकट यूज करेंगे। इस शॉर्टकट का हमें क्या फायदा होगा, इससे हमारा कंट्रोलर भी जनरेट हो जाएगा, उसके साथ साथ जितने भी व्यूज होंगे, करंट एप्लीकेशन के जितने भी व्यूज होते हैं वो व्यूज भी, एक्शन मेथड्स भी क्रिएट हो जाएंगे, व्यूज भी क्रिएट हो जाएंगे और उसके साथ साथ वैलिडेशन जो है वो भी अप्लाई हो जाएगी। मतलब कि आपको खुद से कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, इवन के HTML का कोड जो है वो भी खुद से जनरेट हो जाएगा। तो सबसे पहले एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर आ जाए, कंट्रोलर पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड कंट्रोलर, इस पे आपने क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर जो हम पहले यूज करते थे MVC कंट्रोलर एम्प्टी, ये यूज करते थे, और लेकिन आज हमने ये यूज नहीं करना। यहाँ पर थर्ड पे जो है MVC कंट्रोलर विद व्यूज यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क, आज हमने इसको यूज करना है। ये एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज करते हुए कंट्रोलर और एक्शन मेथड्स और उनसे रिलेटेड तमाम व्यूज को भी खुद से जनरेट कर देगा। तो ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे मॉडल क्लास का पूछ रहा है, तो मॉडल क्लास हमने यहाँ से देनी है एम्प्लॉय HR मैनेजमेंट डॉट मॉडल्स, ये आपने सेलेक्ट करना है और इसके बाद डाटा कॉन्टेक्स्ट क्लास ये भी आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट HR मैनेजमेंट डॉट मॉडल्स ये हमारे पास आ रही है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपने कंट्रोलर का नेम देना है। कंट्रोलर का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर यूज करूंगा होम। मैंने यहाँ पर होम कर दिया और आपने ऐड पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर हमारा कंट्रोलर जो है वो भी जनरेट हो जाएगा, उसके साथ साथ एक्शन मेथड्स और एक्शन मेथड से रिलेटेड जितने भी व्यूज होंगे वो तमाम व्यूज भी यहाँ पर खुद से जनरेट हो जाएंगे। हमें कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना आपने। तो ये देखो यहाँ पर हमारा होम कंट्रोलर जो है वो क्रिएट हो चुका है और उसके साथ साथ तमाम जो एक्शन मेथड्स हैं वो भी क्रिएट हो चुके हैं। तो यहाँ पर DB कॉन्टेक्ट का ऑब्जेक्ट बना हुआ है क्योंकि डेटाबेस टेबल के साथ कम्युनिकेट के लिए इसका होना जरूरी है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा होम कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर है और इसके अंदर इसी कॉन्टेक्ट को इनिशियलाइज किया हुआ है। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके रखूँ, इस पर क्लिक करूँ, तो यहाँ पर देखें इसी के अंदर हमारे DB सेट मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखें, अगर नीचे आ जाएं
और यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स का व्यू है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय की लिस्ट जो है वो शो होगी। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास डिटेल है, अगर हम किसी एम्प्लॉय की डिटेल देखना चाहेंगे तो ये उसका व्यू हमें नजर आएगा। यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय का फॉर्म शो होगा, ये हमारे पास व्यू भी खुद से जनरेट हो गया है। और इसके बाद जब हमने अपने एम्प्लॉय को सेव करना होगा तो यहाँ पर उसकी कोडिंग भी यहाँ पर लिखी हुई है। ये तमाम लाइंस को हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एडिट का व्यू शो होगा, और ये जो एडिट है ये आईडी की बेस पे काम करेगा। और यहाँ पर इसके बाद देखें, यहाँ पर जो है जिस डाटा को, जिस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को हमने अपडेट करना होगा, और यहाँ पर उसकी कोडिंग जो है वो शो हो रही है। और इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास डिलीट का व्यू शो हो रहा है। डिलीट के व्यू के बाद यहाँ पर हमारे पास डिलीट कंफर्म आ रहा है। जब हम डिलीट के बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। तो वापस आते हैं ऊपर। तो अब इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखो, यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय लिस्ट का टेम्पलेट शो हो रहा है, और ये इंडेक्स का व्यू है, और इसमें पहले से एक रिकॉर्ड शो हो रहा है। ये वो रिकॉर्ड है तो हमने डेटाबेस क्रिएट की थी, तो उस वक्त हमने एक रिकॉर्ड खुद से इंसर्ट किया था। तो अब यहाँ पर हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं और एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉय नेम देंगे हसन, एज देंगे 25, जेंडर देंगे मेल, और इसके बाद डेजिग्नेशन दे देंगे मैनेजर, और सैलरी देंगे 45,000। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली इसमें ऐड हो गया है। और अगर इसको हम एडिट करें तो एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो है मैनेजर की बजाय अगर मैं इसको कर दूं एडमिन, और सैलरी इसकी कर दूं 50,000, तो सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखें सैलरी जो है वो 50,000 होगी, और जो डेजिग्नेशन है वो एडमिन हो गया। और अगर मैं इसके डिटेल पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमें इस एम्प्लॉय की डिटेल शो हो रही है। अगर बैक टू लिस्ट करेंगे तो वापस इंडेक्स के व्यू पे आ जाएंगे। और अगर इस डिलीट के बटन पे क्लिक करूं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है यहाँ पर शो हो रहा है, और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। तो अगर हम बैक टू लिस्ट करेंगे तो ये एम्प्लॉय डिलीट नहीं होगा। और अगर हम इस डिलीट पे दोबारा से क्लिक करें और इस डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो रिकॉर्ड है हमारा सक्सेसफुली डिलीट हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास तमाम करंट ऑपरेशन जो हैं वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो रहे हैं। तो अब इसकी कोडिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाए वापस। तो सबसे पहले हम अपने इंडेक्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये है हमारे पास इंडेक्स एक्शन मेथड, क्योंकि जब हमने अपने प्रोजेक्ट को रन किया था, इस एप्लीकेशन को रन किया था, तो यहाँ पर हमारे पास ये इंडेक्स का व्यू शो हो रहा था। तो इस इंडेक्स के व्यू को पहले, इसके एक्शन मेथड को पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो कोड है इंडेक्स का, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ ये जो हमने डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाया था, उसमें से हमारा जो एम्प्लॉय का डीबी सेट है उसमें से टू लिस्ट से डाटा गेट करके हम अपने इस व्यू को पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें रिटर्न के बाद हमारे पास यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क का साइन है, और यहाँ पर कॉलन का साइन है, जिसका मतलब है कि ये टर्नरी ऑपरेटर है। और आपको पता है कि टर्नरी ऑपरेटर जो है ये इफ एल्स का अल्टरनेटिव है। यहाँ पर कंडीशन क्या यूज हो रही है, ये जो एम्प्लॉय का जो डीबी सेट है अगर वो नल नहीं है तो उस डीबी सेट में से एम्प्लॉय की लिस्ट जो है वो गेट करो और हमारे इस व्यू को पास कर दो। अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम का मेथड यूज हो रहा है। यहाँ पर प्रॉब्लम का मेथड यूज हो रहा है जिसमें एक मैसेज लिखा हुआ है कि ये जो आपका एम्प्लॉय का जो डीबी सेट है ये नल है। और यहाँ पर ये जितना भी ये काम हो रहा है ये सारा एसिंक्रोनसली हो रहा है। और ये हमारा इंडेक्स का एक्शन मेथड है, और इसी में ही हमारी एम्प्लॉय की लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर देखें। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास डिटेल का व्यू है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें जब हम डिटेल्स के लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आईडी आके स्टोर हो जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आए, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्ड है। अगर मैं इसकी डिटेल पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखें ऊपर हमारे पास ये कौन सा कंट्रोलर है, होम कंट्रोलर, और कौन सा एक्शन है, डिटेल्स का, और इसके साथ एक आईडी भी पास हो रही है। वो आईडी हमारे पास कहाँ पे आके स्टोर होगी, वो आईडी हमारे पास यहाँ पर आके स्टोर होगी। इसके बाद हम इस आईडी को चेक करवा रहे हैं कि ये आईडी जो है ये नल तो नहीं है, और इसके बाद इस आईडी को यहाँ पर हम मैच करवा रहे हैं कि अगर ये आईडी हमारे डीबी सेट में मौजूद है तो इसका सारा रिकॉर्ड, जितना भी इसका रिकॉर्ड है, वो इस एम्प्लॉय को पास कर दो। और इस एम्प्लॉय को हम दोबारा यहाँ पर चेक कर रहे हैं
कि ये नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तो इस रिकॉर्ड को हमने अपने इस व्यू को रिटर्न कर दिया, इस व्यू को पास कर दिया। और ये व्यू जो है हमारा कौन सा व्यू है, डिटेल्स का व्यू है। इसमें हमारे पास यहाँ पर ये तमाम रिकॉर्ड शो हो रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने हर एक लाइन का कोड खुद से मैनुअल लिखा था और उसमें हर एक चीज को, हर एक लाइन को, कोड को हमने डिस्कस भी किया था। तो अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास है क्रिएट का व्यू। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्रिएट का व्यू है। मैं आपको व्यू में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर बैक टू लिस्ट करेंगे तो जब हम क्रिएट न्यू के लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास कौन सा कंट्रोलर है, होम कंट्रोलर है, और एक्शन कौन सा है, क्रिएट का। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्म जो है ये डिस्प्ले होगा। यहाँ पर वापिस आए, यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास क्रिएट का जो है एक्शन, ये क्या डिस्प्ले करवा रहा है, ये हमारे पास एम्प्लॉय का फॉर्म डिस्प्ले करवा रहा है। और जब हम क्रिएट न्यू वाले लिंक पे क्लिक करते हैं और इसमें सारा डाटा जो है वो फिल कर देते हैं, नेम दे देते हैं, एज दे देते हैं, जेंडर, डेजिग्नेशन, सैलरी, और क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो फिर कौन सा एक्शन मेथड चलेगा, तब फिर हमारे पास ये वाला एक्शन मेथड चलेगा जिसमें हमारा जो डाटा है वो एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है वो सेव हो जाएगा। और इसमें HTTP पोस्ट यूज हो रहा है और इसके बाद वैलिडेट एंटी फोर्जरी टोकन लगा हुआ है। ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद जब हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा इस एम्प्लॉय के पैरामीटर में आके सेव हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर हम अपनी मॉडल स्टेट जो है वो चेक कर रहे हैं कि हमारी मॉडल स्टेट जो है वो वैलिड है। अगर वैलिड है तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर हम ऐड का फंक्शन यूज कर रहे हैं और इसके बाद यहाँ पर सेव चेंजेस आपने लाजमी लिखना है। इस सेव चेंजेस से क्या होगा, हमारा जो रिकॉर्ड है वो हमारी डेटाबेस में सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद हम कहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं, हमने ये मेथड यूज किया है, इंडेक्स के व्यू पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं। मैंने आपको करके भी दिखाया था जब हमने अपना रिकॉर्ड जो है फिल किया था। फिल करने के बाद जब क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो हम कहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय की लिस्ट पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। और ये कौन सा व्यू है, ये हमारा इंडेक्स का व्यू है। वापिस आ जाए इधर, और अब हमारे पास इस क्रिएट के बाद हमारे पास कौन सा एक्शन है, हमारे पास एडिट का एक्शन है। इसको डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एडिट का जो एक्शन मेथड है इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आईडी पास हो रही है। आईडी आके यहाँ पर स्टोर हो रही है। यहाँ पर आए, यहाँ पर देखें, जब हम अपने इस एडिट के लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास कौन सा कंट्रोलर है, होम का कंट्रोलर, और इसके बाद कौन सा एक्शन है, एडिट का। और इसमें भी एक आईडी पास हो रही है। वो आईडी कहाँ पर आके स्टोर हो रही है, वो आईडी इस पैरामीटर में आके स्टोर हो रही है यहाँ पर। इसके बाद हम इस आईडी को चेक करवा रहे हैं कि ये नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तो उसके बाद इस आईडी को हमने चेक करना है। कहाँ से चेक करना है, फाइंड करना है। कहाँ से फाइंड करना है, अपने एम्प्लॉय के डीबी सेट से। फाइंड करने के बाद हमने अपने इस एम्प्लॉय को इसमें स्टोर कर लिया और स्टोर करने के बाद अपने इस व्यू को रिटर्न कर दिया। व्यू हमारा कौन सा है, ये हमारा एडिट का व्यू है। इसमें हमने अपने एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है वो पास कर दिया। जब हम इस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को पास कर देते हैं यहाँ पर तो वो रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। और जब हम अपने किसी भी एम्प्लॉय को एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास रिकॉर्ड आएगा और इसको जब हम चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं इसको मैनेजर कर देता हूँ, जैसे ही इसको मैनेजर करेंगे और इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास कौन सा एक्शन मेथड चलेगा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये पोस्ट वाला एक्शन मेथड चलेगा, एडिट का पोस्ट वाला। क्यों, इसके ऊपर HTTP पोस्ट लगा हुआ है और इसके ऊपर भी देखें यहाँ पर वैलिडेट एंटी फोर्जरी टोकन लगा हुआ है। इसको मैंने पहले भी बताया कि हमने प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो जितना भी रिकॉर्ड होगा एम्प्लॉय का वो इस एम्प्लॉय के पैरामीटर में आके सेव होगा। और इसके बाद यहाँ पर हम इसको चेक करवाएंगे और यहाँ पर हम अपनी एम्प्लॉय आईडी चेक करवा रहे हैं कि ये जो आईडी आ रही है यहाँ पर, ये जो आईडी है ये हमारे एम्प्लॉय का जो डीबी सेट है उससे मैच नहीं है। तो यहाँ से क्या कर दो, रिटर्न नॉट फाउंड, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हमने मॉडल स्टेट चेक की और इसमें हमने ट्राई कैच यूज किया है। तो ट्राई कैच हम क्यों यूज करते हैं, ट्राई कैच हम यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास अपडेट का फंक्शन है, यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आ रहा है। उसके बाद इस फंक्शन से मैंने इस रिकॉर्ड को अपडेट किया और उसके बाद सेव चेंजेस का मेथड अप्लाई कर दिया। अगर हमारे डाटे में कोई भी एरर नहीं होगा तो यहाँ पर हमारा जो रिकॉर्ड है एम्प्लॉय का रिकॉर्ड वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और उसके बाद कहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, इंडेक्स के एक्शन मेथड पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। और अगर हमारे किसी डाटे में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई एरर होगा, तो फिर ये कैच का ब्लॉक चलेगा और इसमें जो हमने कोडिंग लिखी है इससे रिलेटेड ये एरर थ्रो कर देगा। तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, डिलीट। डिलीट में देखें यहाँ पर भी हमारे पास एम्प्लॉय आईडी जो है
वो यहाँ पर आके स्टोर हो रही है। तो यहाँ पर व्यू पे देखें, अगर मैं इसको बैक टू लिस्ट करूं तो यहाँ पर देखें, जब हम डिलीट पे क्लिक करते हैं, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा कंट्रोलर है, होम का कंट्रोलर है, और इसके साथ डिलीट का एक्शन है, और इसके साथ एक आईडी जो है वो पास हो रही है। तो यहाँ पर देखें वो आईडी जो पास हो रही है वो आईडी हमारे पास यहाँ पे आके स्टोर होगी। और इसके बाद तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी जो है वो चेक कर रहे हैं कि नल तो नहीं है, और इसके साथ साथ ये जो हमारा एम्प्लॉय का जो डीबी सेट है ये नल तो नहीं है। अगर ये नल है और एम्प्लॉय आईडी जो है ये भी नल है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉट फाउंड का मेथड जो है वो रिटर्न करवा देंगे। अगर वो आईडी मिल जाती है, उससे रिलेटेड रिकॉर्ड मिल जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस आईडी को मैच करवाएंगे। ये जो आईडी हमारे पास आ रही है, ये आईडी और ये जो हमारे पास एम्प्लॉय का जो डीबी सेट है, इसमें ये आईडी जो दोनों जो मैच कर जाती हैं, तो हम इस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है अपने व्यू को रिटर्न करवा देंगे। हमारा व्यू कौन सा है, ये डिलीट का व्यू है। तो इसमें हम अपने एम्प्लॉय का तमाम रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे। और जैसे ही आप डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे, कौन सा डिलीट के बटन पे, यहाँ पर जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन सा एक्शन चलेगा, उस वक्त हमारे पास ये वाला एक्शन चलेगा जिस पर हमने मेथड क्या लगाया हुआ है, http पोस्ट, और यहाँ पर एक्शन नेम क्या है, डिलीट, और यहाँ पर डिलीट कंफर्म्ड है। और इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय का जो डीबी सेट है इसको चेक कर रहे हैं कि ये नल तो नहीं है। अगर नल है तो यहाँ पर क्या है, मैसेज शो हो रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है कि ये जो आपके एम्प्लॉय का जो डीबी सेट है ये नल है। अगर वो नल नहीं है तो उसके बाद हम अपने एम्प्लॉय के डीबी सेट से, और यहाँ पर इस आईडी को हम फाइंड कर रहे हैं, कौन सी आईडी, ये जो आईडी हमारे पास यहाँ पर इस पैरामीटर में आ रही है, इस आईडी को फाइंड कर रहे हैं। और फाइंड करने के बाद हमने कहाँ पास कर दी, इस एम्प्लॉय को, और इस एम्प्लॉय को हम चेक कर रहे हैं कि नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तो इसको हमने क्या किया, अपने एम्प्लॉय के डीबी सेट से रिमूव करवा दिया। उसके बाद सेव चेंजेस कर दी, और सेव चेंजेस के बाद हमने रीडायरेक्ट करवा दिया कहाँ पर, अपने इंडेक्स पर। यहाँ पर हमारे पास CRUD के तमाम ऑपरेशन जो हैं वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड ऐड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आज बैक टू लिस्ट करेंगे, और यहाँ पर हम क्रिएट न्यू के लिंक पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पर हम एक रिकॉर्ड जो है वो ऐड करके भी देख लेते हैं। यहाँ पर नाम देंगे एम्प्लॉय नेम सलमान, एज देंगे 35, जेंडर देंगे मेल, और इसके बाद डेजिग्नेशन देंगे मैनेजर, सैलरी देंगे 65,000। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड भी हो गया। और अगर इसको हम एडिट करें तो एडिट के केस में अगर इसकी सैलरी जो है हम 70,000 कर दें और सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली अपडेट भी हो रहा है। और अगर डिटेल्स के लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय की जो डिटेल्स है वो सक्सेसफुली डिस्प्ले हो रही है। बैक टू लिस्ट करेंगे तो वापस इंडेक्स के व्यू पे आ जाएंगे। और अगर इस एम्प्लॉय को हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट के लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस। अगर हम इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। अगर बैक टू लिस्ट करेंगे तो ये वापस इंडेक्स के व्यू पे रिटर्न हो जाएगा। तो अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर हमारा जो रिकॉर्ड है एम्प्लॉय का रिकॉर्ड वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल से आपको फ्रंट एंड और बैक एंड की बहुत सी वीडियोस मिलने वाली हैं।